मिलकर ज्यादा लोग गरीब और किसान थे। सभी अपनी जीविका चलाने के लिए अपने खेतों में मेहनत करते हैं, लेकिन बारिश न होने के कारण कभी सूखा पड़ जाता था या कभी इतनी बारिश हो जाती थी कि गांव में बाढ़ आ जाती थी, जिससे कि उनकी सारी फसल बर्बाद हो जाती थी और वह लोग अपना जीवन खुशहाल नहीं जी पाते थे। यह कहानी है उसी गांव में रहने वाले गरीब किसान चंदू की, जो कि अपने खेतों में सबसे ज्यादा मेहनत करता, लेकिन उसकी किस्मत कभी भी उसका साथ नहीं देती थी। वह हर समय अपनी किस्मत को ही कोसता ही रहता था, क्योंकि उसे अपना घर चलाने के लिए ना जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। उसकी पत्नी निशा भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी, लेकिन वह कभी कभी अपने पति को गरीबों के ताने नहीं देती थी। निशा, मैं जा रहा हूँ खेत पर खुदाई करने के लिए, तुम जल्दी खाना बना कर ले आना, मैं अभी खेत पर चल रहा हूँ। ठीक है जी, आप खेत पर जाइए और वहीं खुदाई करिए। चलो ठीक है, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। चंदू अपने खेत पर पहुँचता है तो वह देखता है कि उसके अगल बगल के किसान अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अपने अगल बगल के किसानों को ना पहुँचा देखकर चंदू खुद से ही कहने लगता है कि अरे ये क्या, मेरे पड़ोसी किसान कोई आए ही नहीं है। चलो मुझको क्या, अरे वो लोग तो घर में आराम कर रहे होंगे, उनकी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक मैं हूँ जो सुबह उठकर खेतों की ओर ही निकलना पड़ता है। न जाने में मेरी एक ऐसी बदकिस्मती है जो मैंने पिछले जन्म में न जाने कैसे पाप किए होंगे, उसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। अपने अगल बगल के किसानों को ना देखकर चंदू खुद को और खुद की किस्मत को ही कोसने लगता है। फिर क्या था, चंदू चुपचाप अपने खेतों में खुदाई करने लगता है। एक तो कड़ी धूप थी, इसीलिए चंदू का शरीर पूरा पसीने में डूब गया। चंदू की किस्मत नहीं बल्कि बदकिस्मती थी। चंदू बहुत ही जी जान लगाकर अपने खेतों की खुदाई कर रहा था। तभी उसकी पत्नी निशा खाना लेकर आ जाती है और वह चंदू को पुकारने लगती है, अरे जी, यहाँ आओ और खाना खा लो आकर। चंदू काम करने में इतना मगन था कि उसे यह पता ही नहीं चलता है कि कब दोपहर हो गई। जब वह निशा की आवाज को सुनता है तब उसे समझ में आता है कि अब दोपहर हो गई है। अरे जी, या आप क्या करते रहते हो, हर समय काम, जब देखो तब काम। अरे आराम तो कर लिया करो, अगर अभी भी खाना लेकर नहीं आती तो तुम ऐसे ही काम में जुटे ही रहते। अरे खुद को भी देख लिया करो, कितने दुबले हो चुके हो। इस खेत की प्रभाव में तुम खुद की परवाह छोड़ चुके हो। देखो, एक किस्मत है, आज खराब है तो कभी ना कभी बदलेगी, लेकिन तुम खुद की हिफाजत करना मत छोड़ो। और देखो, आपके पड़ोसी किसान एक भी अभी तक खेत में नहीं आए हैं और आप तो यहाँ सुबह के आए हुए हो। निशा, न जाने यहाँ मेरी किस्मत का बदलेगी। और रही बात खुद की परवाह करने की, तो क्या करें। अरे मैं किसान हूँ निशा, मुझे हर समय अपने खेत की और फसल की ही पड़ी रहती है। अगर मेरे खेत में कुछ अनहोनी होती है तो मुझे रातों में नींद नहीं आती है और खाना भी अच्छा नहीं लगता है। और मेरे पड़ोसी किसान तो हमसे अमीर है, इसीलिए वह जब मन करते हैं तभी खेतों में आते हैं, और उनका मन नहीं करता है तो वह लोग घर पर ही रहते हैं। लेकिन यहाँ मेरी भी बदकिस्मती है जो मुझे हर समय खेतों में काम करने के लिए खींचती ही रहती है। अरे जी, आप देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद मेरे से ही कहोगे कि अब मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है। अच्छा, तो बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया है, अब आप खाना खा लो। चंदू को खाना खिलाकर निशा वहाँ से चली जाती है। चंदू फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। तभी उसका पड़ोसी किसान रघु आता है। अरे चंदू भाई, ऐसा लगता है कि आज तुम बहुत जल्दी आ गए हो, लेकिन तुम्हारे खेत को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने अपने सारे खेत का काम कर लिया है। और अगर तुम्हारे चेहरे को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे खेत का काम कुछ भी नहीं हुआ है। अरे जल्दी कैसी रघु भाई, दोपहर हो चुकी है। और रही बात मेरे खेत में काम होने की, तो मेरे खेत का काम लगभग हो चुका है, लेकिन मैं अपनी किस्मत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। न जाने भगवान मुझ पर ही इतनी ज्यादा मुसीबतें क्यों डालता है। अरे चंदू भाई, कब तक ऐसे ही जीते रहोगे और अपनी किस्मत को कोसते रहोगे। देखो चंदू भाई, माना कि प्रकृति का करिश्मा है जो हमारे खेतों में होने वाली फसल को बर्बाद कर देती है, लेकिन ये बात तो नहीं है कि हर साल तुम्हारी फसल ही बर्बाद नहीं होती। तुम्हारे पड़ोस में मेरा खेत भी तो है, इसीलिए मेरी फसल भी तो बर्बाद हो जाती है। लेकिन अपना घर परिवार चलाने के लिए कुछ और सोचना पड़ता है। रघु भाई, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई, आखिर आप कहना क्या चाहते हो।
देखो चंदू भाई, मैं जो कहना चाहता हूँ वह कहूंगा नहीं, बल्कि आपको दिखाऊंगा। उसको देखने से पहले आप अपने खेत का काम निपटा दो और मैं भी अपने खेत का काम निपटा लेता हूँ। फिर हम दोनों चलते हैं मेरे घर, क्योंकि जो मैं आपको दिखाऊंगा उसे देखकर आपकी किस्मत ही पलट जाएगी। ठीक है, चलो भाई। वैसे भी मेरी किस्मत तो खराब ही है, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं जरूर चलूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर को किस्मत पलटने के रहस्य को देखने। अब तुम सही कह रहे हो भाई। हम दोनों पहले अपने अपने खेत का काम निपटा लेते हैं, क्योंकि खेत को भी तो देखना है। दोनों अपने अपने खेतों में काम करने में लग जाते हैं। चंदू अपने खेत में काम करने के लिए सबसे पहले आया था, इसलिए उसका काम सबसे पहले हो जाता है। लेकिन फिर वह सोचता है कि रघु के खेतों में भी काम कर दिया जाए तो काम जल्दी हो जाएगा, और फिर रघु के साथ उस के घर आराम से और जल्दी जा पाऊंगा। रघु चंदू को अपने घर के बाहर ही रोककर उससे कहता है, देखो चंदू भाई, मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपने घर ले आया हूँ, लेकिन तुम पहले मुझे ये वादा करो कि तुम मेरे घर के अंदर जो भी देखोगे उसको कहीं नहीं बताओगे और चुपचाप अपने मन में ही उन बातों को छिपा लेना। चंदू रघु की ऐसी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है कि ऐसी क्या चीज रघु उसको दिखाने वाला है जो कि उसका वह राज का राज ही रहे। चंदू भाई, आप कहाँ खो गए हो और अब क्या सोच रहे हो? तुम्हारे मन में कुछ अलग चल रहा है क्या? नहीं रघु भाई, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे घर में जो भी देखूंगा और जो तुम दिखाओगे, मैं वादा करता हूँ वह किसी को कहीं नहीं बताऊंगा। रघु चंदू को अपने घर के अंदर ले आया है, लेकिन चंदू जब उसके घर को अंदर से देखा है तो वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह रघु ऐसा क्या करता है जो इसका घर बाहर से तो किसानों जैसा है और अंदर से जमींदारों की तरह लग रहा है। जब चंदू पर रुका नहीं जाता है तो आखिर में वह रघु से पूछने ही लगता है, अरे रघु भाई, क्या बात है यार, तुम्हारा घर बाहर से बिल्कुल किसानों की तरह लग रहा है, लेकिन अंदर का घर बिल्कुल जमींदारों की तरह लग रहा है। अरे आपका घर देखकर मैं तो हैरान हो गया यार। और क्या यही राज की बात है या तुम कुछ और बता रहे थे? नहीं नहीं चंदू भाई, अरे राज की बात नहीं है। मैं इसीलिए तुमसे कह रहा था कि मेरे घर की जो भी चीज देखना वह बाहर किसी को मत बताना, क्योंकि अब मैं जो तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ उसको देखकर तुम खुद ही कहोगे कि इस काम को मैं भी करूंगा, और इस काम को कर कर मैं अपने घर को इतना अच्छा बना पाया है। अच्छा तुम यही रुको, मैं अभी तुमको दिखाता हूँ। रघु अपने दूसरे कमरे में चला जाता है। रघु चंदू के सामने एक बोरी चावल रख देता है, जिसको देखकर चंदू सोच में पड़ जाता है। फिर वह रघु से कहता, अरे रघु भाई, तुम तो मुझे मेरी किस्मत पलटने का राज बताने वाले थे, लेकिन तुमने तो ये मेरे सामने चावल रख दिया। लेकिन ये चावल कुछ अजीब लग रहा है। क्योंकि ये चावल मैं जापान से मंगवाया हूँ और इन चावल की बदौलत ही मेरे घर में इतना अच्छा सामान और मेरा इतना अच्छा घर बन पाया है। क्या इन्हीं चावल की बदौलत तुम्हारा घर इतना अच्छा बना है और तुम इन चावल की बदौलत ही इतने अमीर हो? लेकिन इन चावल में ऐसा क्या खास है जो इन्हें बेचकर तुम इतने अमीर होते जा रहे हो? हाँ भाई, इन चावल की बदौलत ही मैं इतना अमीर हूँ, क्योंकि जब हमारे यहाँ सूखा पड़ जाता है या बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाती है और कुछ थोड़ी बहुत फसल बचती है, उसी फसल को मैं इन चावलों में मिलाकर बेचता हूँ, जिससे कि मेरा मुनाफा और भी ज्यादा हो जाए। तो इसमें क्या फायदा हमेशा जापान से मंगाई गई चीजों और फिर इन्हें बेचना, और इसमें महंगाई भी तो बहुत ज्यादा होगी। मुझे ये धंधा अच्छा नहीं लगा है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। ये चावल बहुत सस्ते मिलते हैं, क्योंकि ये चावल उगाए नहीं बनाए जाते हैं। क्या यह चावल उगाए नहीं बनाए जाते हैं? इसका मतलब ये है कि ये चावल नकली है। हाँ चंदू, अब तुम ठीक से समझे हो या चावल नकली है? भाई, अगर इन चावलों को आप हमारे अच्छे चावलों में मिलाकर बेचोगे तो जो लोग इन चावलों को खाएंगे वह लोग तो बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, तो इससे मुझे क्या लेना देना है? वह इन चावलों को खाकर मरे या जिए, देखो मुझे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। और अगर हम ऐसे ही सबके बारे में सोचेंगे तो हमारा धंधा ठप हो जाएगा। और अगर हमारी फसल खराब हो जाती है तो क्या वह लोग हमारी मदद करने आते हैं? नहीं रघु भाई, यहाँ तो सरासर गलत काम है, क्योंकि मैं अपने फायदे के लिए किसी को मुसीबत में नहीं डाल सकता हूँ और ना ही उसकी जिंदगी से खिलवाड़ कर सकता। रघु भाई, मैं यह काम कभी नहीं करूंगा। चंदू भाई, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि यहाँ कोई मामूली चावल नहीं है, यहाँ तुम्हें अमीर बना सकता है।
और उनकी बदौलत तुम्हें अपने खेतों में होने वाली फसल की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी और यहाँ तुम्हें रातों रात अमीर बना देगा। नहीं नहीं रघु भाई, इसमें चाहे जितना फायदा हो, लेकिन इस काम को मैं मेरे हाथ और मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है, इसलिए कृपया करके मुझे माफ करना, मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है चंदू भाई, अगर आप यहाँ काम नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपसे जबरदस्ती नहीं करवा रहा हूँ। चंदू वहां से चला आता है। चंदू की समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने आप से कहता है, मैंने सोचा था कि रघु भाई कोई अच्छा सा रास्ता दिखाएंगे जिससे मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वह तो मुझे बहुत गलत रास्ता दिखाया। मैं चाहे किसी भी हालत में हो जाऊं, लेकिन कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। बेशक आज मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, शायद मेरे अच्छे कर्मों की वजह से कभी मेरी किस्मत मेरा साथ दे जाए। चंदू दास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी वहां साधु बाबा आते हैं। अरे बेटा, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? और तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहे हो। अगर कोई गंभीर परेशानी हो तो मुझे बताओ, हो सकता है उसका कोई हल मेरे पास हो, क्योंकि परेशानियां बताने से कम होती हैं। बाबा जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। अरे मुझे अपना घर चलाने के लिए ना जाने किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। बाबा जी, मेरे परिवार में मैं और मेरी पत्नी 2 लोग हैं और मेरे पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जिस पर मैं मेहनत करके अपने घर का खर्च चलाता हूँ, लेकिन कभी कभी सूखा पड़ जाने से मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाती है और ज्यादा पानी हो जाने से बाढ़ आ जाती है, जिससे कि मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब आप ही बताइए बाबा, मैं क्या करूं? अरे कभी सूखा पड़ जाता है और कभी इतनी ज्यादा बाढ़ आ जाती है कि फसल बर्बाद हो जाती है, और इस खेती करने के अलावा कोई काम भी तो नहीं है। हाँ बेटा, तुम्हारी यह परेशानी तो बहुत गंभीर है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे जैसे इस गांव में न जाने कितने किसान होंगे। जब फसल तुम्हारी खराब होती है तब उनकी भी तो फसल खराब हो जाती होगी, लेकिन वह लोग तो अपनी किस्मत को नहीं कोसते हैं। वह ऐसा क्या करते हैं कि उनके घर का खर्च आसानी से चल जाता है। बाबा की आवाज सुनकर चंदू सोच में पड़ जाता है। वह मन में ही सोचता है, अगर मैं बाबा को रघु भाई वाली बात बता दूं तो हो सकता है बाबा यह बात कहीं और बता दे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह भी तो मेरी मदद ही करने वाला था। चलो बाबा को काम तो बताऊंगा, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। बेटा, कहाँ सोच में पड़ गए हो? मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर तो दो।